ओके, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया कि हमने हीट प्रोवाइड की थी इंटरनल एनर्जी को, यानी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल को, जिसकी वजह से हमारा पिस्टन मूव हुआ और वर्क डन पॉसिबल हुआ। अब आगे हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और इंटरनल एनर्जी और वर्क डन जो थर्मोडायनेमिक वर्क डन है उसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले जो इंटरनल एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है? इन थर्मोडायनेमिक्स इंटरनल एनर्जी इज़ अ मेजर ऑफ एनर्जी विद इन द सिस्टम, इन एसेंस एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स विद इन द सिस्टम। ठीक है, यानी हमने पीछे क्या देखा, हमने वही बात डिस्कस की कि जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, उसकी वजह से वर्क डन हुआ। एक बार फिर ज़रा पीछे चलते हैं और इस कॉन्सेप्ट को फिर समझते हैं। क्या हमने हीट प्रोवाइड की, क्यों? जिसकी वजह से पहले से मौजूद कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी या एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स पजेस करते थे। हमने जब हीट प्रोवाइड की तो वो बढ़ी, कब तक बढ़ी? जब तक ओपोजिंग फोर्स को बैलेंस ना कर दे। एक वक्त आया जब मज़ीद उस बैरियर को क्रॉस किया, जिसकी वजह से वर्क डन होता हुआ नज़र आया कि जब इसके वेट से ज़्यादा इंटरनल एनर्जी हो जाएगी तो इसको पुश करेगी ऊपर। सही, इस चीज़ को अब हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली हर लॉ की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी होती है उसको बताने के लिए कि वो किस तरह से वर्क कर रहा है। सो ऑन द टॉप हेयर हमने क्या इस चीज़ को मैथमेटिकली लिखा, कैसे? क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमने प्रोवाइड की थी, उसकी वजह से क्या हुआ? इंटरनल एनर्जी में चेंज आया। सही, अब वो जो चेंज था, इंटरनल एनर्जी जो कि बढ़ी हीट प्रोवाइड करने से। सही, तो जब वो इंटरनल एनर्जी बढ़ गई और जो पिस्टन का जो वेट था उसको इक्वलाइज करने के बाद उससे उसके मैग्नीट्यूड में ज़्यादा हो गई तो वर्क डन हुआ। तो बेसिकली क्या बता रही है इक्वेशन के, जो क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड की थी वो किसके बराबर है? इंटरनल एनर्जी माइनस वर्क डन, क्योंकि ऑब्वियसली जो चेंज आया इंटरनल एनर्जी में उसकी वजह से हमारा वर्क डन हुआ था। सही, अब अगेन इंटरनल एनर्जी यू से जो रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या है? एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स विद इन द सिस्टम, यानी जो भी हमारा वर्किंग फ्लूइड है उसके जो पार्टिकल्स का मुसलसल मोशन में रहना है वो इंटरनल एनर्जी है उसकी। अब आ जाते हैं वर्क पे। थर्मोडायनेमिक वर्क क्या है? इन थर्मोडायनेमिक्स वर्क परफॉर्म by or to the system represents the change of energy across boundaries of system and surrounding through a mechanism causing force to be exerted by or on the system and surrounding। ठीक है, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स में वर्क क्या रिप्रेजेंट करता है? एनर्जी का सिस्टम से सराउंडिंग का ट्रांसफ़र या वाइस वर्सा। सही, किस चीज़ के साथ? अकम्पनीड बाय चेंजेस, ऐसे चेंजेस जिसकी वजह से फोर्स का एग्जर्ट होना सिस्टम पे या सराउंडिंग पर ज़ाहिर। इसको हम दोबारा एक बार स्टडी करेंगे यूजिंग द पिस्टन सिलेंडर एग्जाम्पल। किस तरह? अगेन कंसिडर पिस्टन सिलेंडर सिस्टम एंड एटमॉस्फेयर एज इट्स सराउंडिंग। ठीक है, सराउंडिंग क्या है हमारे पास? एटमॉस्फेयर। सही, और लेट अस कंसिडर दिस वे। तो अब होगा क्या कि पहला जो हमने यहाँ पे प्रोसेस दिखाया वो है एक्सपेंशन, यानी कि जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो इर्द गिर्द है इस कंटेनर के, ऊपर भी ऑब्वियसली बात है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह मौजूद होता है। होगा क्या जब हमने क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड की? सही, जब क्यू अमाउंट ऑफ हीट हमने प्रोवाइड की रहा तो उसके नतीजे में अगेन वर्क डन हुआ।
यहाँ पे जैसा कि हमने पीछे बात की थी कि थर्मोडायनेमिक में वर्क डन क्या शो करता है, हीट का सिस्टम और सराउंडिंग के लिहाज से एक्सचेंज होना विद विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स एक्सर्शन, यानी कि हीट का इवॉल्व या एब्जॉर्ब होना जिसके साथ साथ आपको कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट कहीं ना कहीं होती हुई नज़र आए। ठीक है, वो किस तरह से होगी कि जब हमने यहाँ पे क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड की, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई और वर्क डन हुआ। तो जब वर्क डन हुआ तो क्या हो रहा है, बेसिकली पार्टिकल्स जो थे ना, उन्होंने जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से पड़ रहा था इस पिस्टन पर, उसकी फ़ोर्स को कैंसिल आउट किया और फिर उस एटमॉस्फेयर पे यानी सराउंडिंग पर फोर्स एक्सर्ट की। उस फोर्स एक्सर्ट करने की वजह से पिस्टन ऊपर गया। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड की, उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हुई। सही। सराउंडिंग हमने क्या लिया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब इंटरनल एनर्जी एक लिमिट तक बढ़ गई, इस तरह के इस वेट को अपोज करने लगे, तो वर्क डन हुआ। वर्क डन कैसे हुआ, जो पार्टिकल थे सिस्टम के, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुई और उन्होंने कोलाइड करना शुरू किया पिस्टन के साथ, और जब कोलिजन बहुत हाई वॉल्यूम में हुआ तो उसकी वजह से पिस्टन मूव हुआ अपवर्ड। सही, ऊपर की तरफ मूव होने लगा, और ऑब्वियसली जब मूव हो रहा है तो वो पार्टिकल इस पिस्टन पर फोर्स अप्लाई कर रहे थे। सही, और ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेट की फोर्सेस थी। तो बेसिकली इसने क्या किया, एटमॉस्फेयर के जो फोर्सेस थी उसको कैंसिल आउट करके उस पर एक्स्ट्रा फोर्स एक्सर्ट की जो सिस्टम के पार्टिकल्स थे। सिमिलरली यहाँ पर कंप्रेशन है। कंप्रेशन में क्या हुआ, हमने सिंपल क्यू अमाउंट ऑफ हीट निकाल ली सिस्टम से। ऊपर एटमॉस्फेयर था और वेट था। जब हमने क्यू अमाउंट ऑफ हीट निकाली तो ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हुई। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होने की वजह से हमारे पास यहाँ पर एटमॉस्फेयर और वेट की जो कंबाइंड फोर्स थी वो ज़्यादा हो गई कंपेयर टू इंटरनल एनर्जी, और इस वजह से कंप्रेशन हुआ, वर्क डन कंप्रेशन की सूरत में नज़र आए। अब यहाँ पर एक सवाल अक्सर स्टूडेंट्स को परेशान करता है, और वो ये कि जो प्रोसेस होता है वर्क डन का थर्मोडायनेमिक्स में, उसमें साइन कन्वेंशन क्या है। तो आए चलें उसको थोड़ा इन्वेस्टिगेट करते हैं। फॉर एक्सपेंशन जो भी वैल्यू ऑफ वर्क डन होगी वो नेगेटिव आएगी। फॉर कंप्रेशन वर्क डन की जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी। किस तरह, इसको थ्रू डॉट प्रोडक्ट या वेक्टर फॉर्म में भी वेरीफाई कर लेते हैं बाय बेसिक कॉन्सेप्ट्स। जी यहाँ पे जैसे कि डॉट प्रोडक्ट के थ्रू हम यहाँ पे इन चीज़ों को वेरीफाई करेंगे। फॉर कंप्रेशन, अच्छा कंप्रेशन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास वॉल्यूम 1 यहाँ पर ये होता है हमारा इनिशियल वॉल्यूम, यानी ये जो भी इसके अंदर एरिया है ये इनिशियल वॉल्यूम। कंप्रेशन जब हम करते हैं तो फिर जो फाइनल वॉल्यूम V2 आता है वो कम आता है। सही। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वर्क डन इज इक्वल्स टू F डॉट D। जब डॉट हटता है तो cos थीटा आता है। अब mg अमाउंट ऑफ फोर्स इस पर एक्सर्ट की थी, वेट हमने रखा था, उसकी डायरेक्शन कहाँ थी, डाउनवर्ड। और अगर वॉल्यूम देखें तो इनिशियल वॉल्यूम V1 से V2 नीचे की तरफ आ रहा है। फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, नीचे पिस्टन कंप्रेस हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो एंगल बिटवीन क्या हुआ, 0, और cos 0 बराबर होता है 1 के, यानी FD W इज इक्वल्स टू FD हो गया, यानी मैक्सिमम पॉजिटिव रिजल्ट जो भी हमारा वर्क डन होगा। अब इसको हम थर्मोडायनेमिक्स
में भी रख के देखते हैं। हम जानते हैं कि जो थर्मोडायनेमिक्स के लिए वर्क डन का फॉर्मूला है वो है इंटीग्रल लिमिट V2 V1 अपर लिमिट V2 लोअर लिमिट V1 P डेल्टा V, यानी कांस्टेंट प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम। तो ये अगर हम सिंपली इंटीग्रेट कर लें तो हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी, सही। माइनस P मल्टीप्लाई बाय V2 माइनस V1। अब हम यहाँ जानते हैं कि V1 की वैल्यू बड़ी होगी क्योंकि V1 जो इनिशियल वॉल्यूम था वो ज़्यादा होगा, सही, और V2 कम होगा। तो जब ये वाली वैल्यू यानी V1 जो है इनिशियल वॉल्यूम वो ज़्यादा होगा, यानी नेगेटिव की वैल्यू बड़ी होगी और पॉजिटिव की वैल्यू छोटी होगी, तो ओवरऑल अंदर जो सोल्यूशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगी, तो उसका रिज़ल्ट नेगेटिव आएगा। तो डेल्टा भी ओवरऑल नेगेटिव आएगा और हमारे पास बाहर एक और नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। इस तरह वर्क डन कंप्रेशन के लिए पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली अब हम देखते हैं एक्सपेंशन के लिए, सही। एक्सपेंशन के अंदर क्या होगा, अगेन वही, इधर इनिशियल वॉल्यूम कम है, फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा है, सही। और अगेन हमने यहाँ mg अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई की हुई है डाउनवर्ड। अब एक्सपेंशन में क्या होता है, q अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड होगी और हमने जो पूरा पीछे स्टडी करके आए कि पिस्टन अपवर्ड मूव होगा, सही। फोर्स लग रही है डाउनवर्ड और पिस्टन मूव हो रहा है अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की जानिब हो रहा है, फोर्स नीचे की जानिब है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के वेक्टर के दरमियान एंगल निकालें तो वो कितना आएगा, 180, सही। और cos 180 होता है -1। अब अगर इसका डॉट प्रोडक्ट लेके सॉल्व करें f डॉट डी का और एफ डी कॉस थीटा रखें, तो कॉस थीटा में cos 180 बराबर है -1 के, तो W जो वर्क है हमारे पास नेगेटिव मैक्सिमम आएगा, यानी नेगेटिव रिजल्ट वर्क में आएगा। अब थर्मोडायनेमिक्स में अगर इसको पुट करके देखें, इस तरह भी वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे, W इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल लिमिट V2 अपर लिमिट लोअर लिमिट V1 P कांस्टेंट P विद चेंज इन वॉल्यूम। अगर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट अप्लाई करें तो हमारे पास कैसा आएगा, -P मल्टीप्लाई बाय V2 माइनस V1, ठीक है। और V1 यहाँ पर छोटी वैल्यू है, V2 बड़ी वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है, नेगेटिव वैल्यू छोटी है, सही। तो अब अगर ओवरऑल अंदर हम सोल्यूशन करेंगे तो डेल्टा भी पॉजिटिव आएगा और बाहर नेगेटिव साइन है। हम जानते हैं नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव आंसर देता है और वर्क डन इस तरह हमारा नेगेटिव आएगा।